Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaisa Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is Matter and its composition, and today we discuss about the direct conversion of a solid into gaseous state and vice versa. तो आज के टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो, उसको 7 में पढ़ चुके हो और फर्दर आपको क्लास 8 में पढ़ना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को और जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो भाई हम लोग को पढ़ना है कि किस तरीके से डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सॉलिड का गैसेस स्टेट में एंड फिर जो है गैसेस स्टेट से सॉलिड में। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि दोनों स्टेट में, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस। सो यहाँ पर मेनली दिया है कि सम सॉलिड ऑन हीटिंग, कुछ सॉलिड जो होते हैं, कुछ सॉलिड के मॉलिक्यूल को हम लोग जब हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं गैसेस में। मतलब उनमें कोई जो है जैसे बर्फ़ को हम लोग अगर करें तो बर्फ़ को हम हीट करेंगे तो पहले वो लिक्विड में चेंज होगी, उसके बाद वो गैस में चेंज होगी। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको अगर हम हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली जो है वो गैस में चेंज हो जाएगी। मतलब उनकी जो बीच वाली अवस्था है, उनकी जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो आएगी ही नहीं, ठीक है। सो वही बताया जा रहा है कि सम सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस स्टेट विद मेल्टिंग एंड ऑन कूलिंग, या तो उसको मेल्ट करने पर या फिर उसको ठंडा करने पर चेंजिंग बैक इनटू सॉलिड, फिर से वो मतलब बिना मेल्टिंग स्टेट के आ जाते हैं कूलिंग स्टेट में, है ना, सॉलिड स्टेट में। तो ऐसे सॉलिड को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेटिंग सॉलिड्स। ऐसा सॉलिड, कोई भी ऐसा सॉलिड जिसको हम हीट करें डायरेक्टली तो वो चेंज हो जाए गैसियस में, या गैसियस से फूड वो डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे सब्लिमेटिंग सॉलिड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ले लो, आप आयोडीन ले लो, या आप लोग सॉलिड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, है ना। और नेफ्थलीन की बॉल, जिसको हम लोग मोथ बॉल भी कहा जाता है, नेफ्थलीन की बॉल जो होती हैं वो भी आप लोग देखोगे वाइट कलर की होती हैं और उनको कपड़ों में रखा जाता है ताकि कपड़ों में जो है वो कीड़े मकोड़े ना लगे, इसलिए मम्मी लोग उसको रखती हैं। और फिर कुछ टाइम बाद आप उसको देखोगे, खोलोगे तो वो गोलियां गायब हो जाती हैं, मतलब वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं विदाउट एनी मेल्टिंग स्टेट, ठीक है। सो ऐसी स्टेट में हम लोग उसको बोलेंगे सब्लिमेटिंग स्टेट, और ऐसे सॉलिड को हम लोग बोलेंगे सब्लिमेटिंग सॉलिड। आई यू अंडरस्टैंड। अब देखो सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैसेस स्टेट में हीटिंग करने पर, या फिर गैसेस स्टेट से डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड स्टेट में ठंडा करने पर, बिना चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सो गैसियस फॉर्म जो होता है सॉलिड का उसको हम लोग बोलते हैं सबलाइन। जैसे यहाँ पर जो है हमने मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हीट किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो गैस बन रही, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सबलाइन। एंड जो सॉलिड होगा, जो हमें सॉलिड मिलेगा गैस स्टेट में ठंडा मिलने पर, उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेट। जैसे हम लोग उसको फिर ठंडा किए तो उससे हमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई तो हम लोग उसको बोलेंगे सब्लिमेट। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, एकदम अच्छे से पढ़ो और कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर है हमारा मोथ बॉल। मोथ बॉल में के बारे में क्या लिखा है कि इसको नेफ्थलीन बॉल भी कहते हैं एंड कैन सब्लाइम एंड हैज़ इंसेक्टिडियल प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है इंसेक्टिडियल होती है। नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं उनको कपबोर्ड में रखा जाता है या फिर वोलन क्लोथ में रखा जाता है, गर्म कपड़ों में रखा जाता है ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगें। तो नेफ्थलीन की जो बॉल होती हैं वो जो है वेपराइज हो जाती हैं एंड जो है वो ड्यू टू वेपर के थ्रू और फॉर्मेशन करती हैं। साइज़ ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स गोज टू डिक्रीजिंग विद टाइम, यानी एक लंबे टाइम के साथ साथ ये आप क्या होती है ये मेल्ट जो है ऐसा चीज़ होगा इनके अंदर, मतलब कि ये गैसेस अवस्था में डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, जिससे इसमें कीड़े मकोड़े जो होते हैं कपड़ों से दूर रहते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है गैस में और वेपर में। गैस में और वेपर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जो सब्सटेंस दैट रिमेन इन द गैस स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गैस। ऐसा भी कोई भी सब्सटेंस जो है गैस स्टेट में आ जाए नॉर्मल कंडीशन में, रूम टेम्परेचर पे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम लोग बोलते हैं गैस। वेपर में क्या बताया गया है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें सॉलिड लिक्विड अंडर नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे वो प्रेशर हो बट चेंज इनटू गैस स्टेट हीटिंग, लेकिन वो चेंज होता है कब, जब उसको हम हीट करेंगे।
ठीक है, अंडर स्पेशल कंडीशन, एक स्पेशल कंडीशन देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं वेपर। यहाँ पर हमारा गैस जो है वो रूम टेम्परेचर भी क्या है, गैस की अवस्था में है, लेकिन वेपर क्या हो रहा है, वेपर को जब हम हीट करेंगे तब वो जो है, अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे लाइक सॉलिड को, लाइक लिक्विड को, किसी नॉर्मल कंडीशन से हटा करके, रूम टेम्परेचर से हटा करके, तो ही वो वेपर में कन्वर्ट होगा। अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट हमारा, इट इज़ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन गैसेज स्टेट एट द टेम्परेचर इक्वल टू और मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड स्टेट। गैस जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस है जो एग्जिस्ट करता है गैसेस स्टेट में एट अ टेम्परेचर इक्वल और मोर देन बॉइलिंग पॉइंट। अगर टेम्परेचर जो है वो इक्वल हुआ, एक नॉर्मल टेम्परेचर उसको दिया गया, या फिर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर उसको टेम्परेचर कर दिया गया, तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, इट्स लिक्विड स्टेट से वो चेंज हो जाता है गैस में। वेपर में क्या बताया गया है कि एक ऐसा सब्सटेंस है विच एग्जिस्ट इन गैसेज स्टेट, जो गैसेज स्टेट में चेंज हो जाता है एट टेम्परेचर विच इज़ लोअर देन डेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर एक बात याद रखना कि गैस में जब कन्वर्ट हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर भी टेम्परेचर हो सकता है, और जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट में यूज़ होगा, इतना वेपर में यूज़ होगा, इतना याद रखना आप लोग। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है गैस का, दो एग्जाम्पल है। पहला है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो कि रूम टेम्परेचर भी क्या होती हैं, गैस होती हैं। वेपर की अगर हम बात करें तो वेपर में हमारा वाटर वेपर हो गया, आयोडीन वेपर हो गया, इसको हम लोग हीट करेंगे तो ही ये जो है वेपर में कन्वर्ट होगा। चलिए अब देखते हैं कि यूजेस और इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, चेंज स्टेट ऑफ मैटर। तो कौन कौन से यूज़ हैं इंपॉर्टेंट जिससे इंटर कन्वर्जन होता है, जो भी मतलब बदलाव आता है, लाइक सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड से, गैस से लिक्विड में, और फिर लिक्विड से फिर से गैस में। तो यहाँ पर जो ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है वो उसके क्या फ़ायदे हैं और मैटर में ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, तो पहला यूज़ पढ़ते हैं कि वाटर जो होता है कन्वर्ट होता है स्टीम में बाई हीट, इसको हीटिंग के थ्रू हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन ये स्टीम जो होता है वो रन टरबाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टीम जो होता है वो क्या करता है, टरबाइंस को, मोटरों को जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो काम कर पाते हैं। तो एक तरीके से ये इसका यूज़ हो गया है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जनरेटर है, ये टरबाइन है। जब हम इसमें इसको हीट देंगे, स्टीम देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये टरबाइन जो है वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पर इसका फंक्शन हो पाएगा। सेकेंड है कि वाटर कैन बी चेंज इनटू वाटर वेपर। वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, एज वेल एज आइस में, आइस से। सो देयरफॉर नेचर जो होता है, जो आइस का नेचर होता है या बर्फ़ का जो नेचर होता है, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर अवेलेबल होता है। मतलब इसको हम लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट सकते हैं, और लिक्विड से फिर हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमारा है थर्ड पॉइंट कि लिक्विड जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है उसका यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन में, ऑब्टेन बाय लिक्विडिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीफिकेशन गैस के लिए, जैसे जो मरीज़ वगैरह होते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ उनके लिए आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन के किया, जब उनको सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं तो इनको आप लोग देखते हो कि ऑक्सीजन लिक्विड लगते हैं, है ना, तो वो यही ऑक्सीजन होता है। देन हमारा है फोर्थ पॉइंट कि एलपीजी गैस जो है वो यूज़ होती है डोमेस्टिक कुकिंग के लिए, पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेड आफ्टर लिक्विफिकेशन। पहले इसको लिक्विफिकेशन में कन्वर्ट किया जाता है, देन इसका यूज़ हम लोग डोमेस्टिक पर्पस से करते हैं, लाइक खाना बनाने या फिर बड़े बड़े जो भी होते हैं पंडाल वगैरह लगते हैं उनमें खाना बनाने में कहीं भी यूज़ होता है एलपीजी का। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि जो नेफ्थलीन की बॉल होती हैं वो यूज़ होती हैं प्रोटेक्टिंग वुलन क्लोथ फ्रॉम इंसेक्ट एंड रूम फ्रेशनर्स आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस। आप लोग देखते होगे, आप लोग रूम फ्रेशनर खरीदते होगे तो वो भी क्या होता है, वो जो है लिक्विड होता है, लेकिन डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में, है ना। तो जैसे नेफ्थलीन की बॉल हमारी जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं वुलन क्लोथ को, इंसेक्ट से बचाती हैं। रूम फ्रेशनर भी हमारा जो होता है वो बेस्ड करता है प्रॉपर्टी पे सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब हम लोग का टॉपिक आया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है हमारी, ये क्या होता है आप लोग को ये पता है, आप लोग पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो कोई बात नहीं, आपके लिए नया टॉपिक होगा तो आप क्लियरली पढ़ो। देखो जो है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है ना, वो हमारा एक टॉपिक है जो कि कहता है, एक थ्योरी है जो कि साइंटिस्ट ने दी थी, जिन्होंने कहा था कि जो मैटर होते हैं ना तो वो जो है क्रिएटेड कर सकते हैं, ना तो हम उनको बना सकते हैं, और ना ही उसको हम लोग बर्बाद कर सकते हैं, लाइक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ कर क्या सकते हैं, हम सिर्फ उसकी चेंज, मतलब उसके जो स्टेट है उसको हम लोग बदल सकते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में। देखो लिखा है स्टेट दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको हम लोग बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं।
इट कैन बी कन्वर्टेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको सिर्फ और सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ आपको, देखो क्या हो रहा है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे मैंने दो सब्सटेंस ले लिए, ए और बी ले लिए, ठीक है, ए और बी ले लिए। तो आप लोग को पता है कि जब आप लोग रिएक्शन, जिसका रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ए और बी का हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और इससे जो बनकर मिलेगा हमें, हमने एक बी, तो इससे हमें क्या मिलेगा? ए भी मिलेगा। तो ये जो हमारा मिल बन करके तैयार हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो आप लोग देखो कि मैंने यहाँ पर एक जो है ए लिया था, एक बी लिया था, तो मिलकर भी मुझे क्या मिला? एक ए मिला, एक बी मिला, दोनों कंबाइन हो गए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप लोग रिएक्टेंट लोगे, जितना मास रिएक्टेंट का होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा हमारा, यानी रिएक्शन में जो भी हम लोग मास यूज़ कर रहे हैं रिएक्टेंट्स में, ठीक है, वही किसके इक्वल होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि हमने जो है मास ऑफ प्रोडक्ट यानी मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ए बी हमने यहाँ पर लिया था तो हमें ए बी प्रोडक्ट ही मिला, है ना। कहने का मतलब है, मान लो अगर मैं ऐसे समझाऊँ आपको कि मैंने यहाँ पर 2B ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया 1A ले लिया, ठीक है, मान लो 1A ले लिया, तो मुझे मिलेगा भी वही। क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे 2B है, 1A है, तो मुझे 2BA ही मिलेगा, 2BA ही बन करके मिलेगा। मतलब 2 मॉलिक्यूल बी के मिलेंगे और 1 मॉलिक्यूल ए का मिलेगा। यानी कि जो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट है वो बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा, है ना। अभी हम लोग इसको आगे भी समझेंगे। देखो आपके बुक में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मान लो ये गोला गोला से दर्शाया गया है कि हमने 4 रिएक्टेंट्स इधर लिए, इधर लिए, तो आपको क्या मिला? वही चीज़ मिली। देखो घुमा फिरा के दिया हुआ है, 1 2 3 4 बॉल इसकी, 1 2 3 ट्राइंगल है, 1 2 3, ठीक है। तो जितना भी हम लोग रिएक्टेंट लेंगे हमें उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। कहने का मतलब है मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, रट लेना। जैसे यहाँ पर एबव लॉ, ये जो ऊपर लॉ दिया गया है उसका मीन्स है जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं, मतलब जो है केमिकल रिएक्शन होते हैं, ना तो वहाँ पर लॉस हो रहा है कुछ भी और ना पे वहाँ पर कोई गेन हो रहा है कोई भी एटम, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है। मतलब एक की जगह क्या हो रही है? चेंज हो रही है, एटम की जगह चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो नंबर होगा, टोटल नंबर जो एटम होंगे वो सेम होंगे। जितना हम लोग रिएक्टेंट में नंबर ऑफ़ एटम लेंगे उतना ही हमें प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ़ एटम मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देखो, इसका देखो यहाँ पर दिया हुआ है 2H2O2, है ना। तो यहाँ पर हमने ये क्या लिए? 2H2 लिए, यानी कि 4 मॉलिक्यूल हमारे हाइड्रोजन के हो गए और 2 मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन के। तो देखो यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया? 2H2O, यानी कि 4 मॉलिक्यूल हमारे जो है हाइड्रोजन के हो गए और 2 मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन के हो गए। यहाँ पर जो होता है ना बेटा, वो सब में लिया जाता है, इसमें भी लिया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो हमें वहीं पर हम लोगों ने वही चीज़ लिख ली है कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे और हाइड्रोजन का हम लोगों ने फॉर्म जो हम लोग का एटम नंबर होता है वो हमारा 1 होता है ना। तो यहाँ से 1 से हमें 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 से N2 करा दिया। और यहाँ पर देखो आप लोग नंबर ऑफ़ रिएक्शन को देखो, जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर 2H2O 1 × 2 16, और हम लोग जो भी है ऑक्सीजन का हमारा जो है 8 होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो 8 8 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। फिर देन इनको हम लोग गुणा भाग मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग लाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या मिला कि जो हम लोग का रिएक्टेंट था वही हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। यानी जितना हमारा रिएक्टेंट हम लोग लेंगे उतना ही मिलके हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर एक्यूरेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे फेरस ऑक्साइड का दिया हुआ है, यहाँ पर हमने फेरस ऑक्साइड को लिया है, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल फेरस के हैं और जो है 6 मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग को अरेंजमेंट करना है और ये अरेंजमेंट ही हम लोग को डिस्कस करेगा कि हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग करोगे, आप लोग अच्छे से आ जाएगा। आप लोग को एटम नंबर याद होने चाहिए। एटम नंबर जो है आप लोग को याद होने चाहिए। क्लास 8 में जाने के बाद कम से कम आप लोग को 20 एटम नंबर्स तो याद होने चाहिए। इनका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, इतना तो आप लोग को पीरियोडिक टेबल से लर्न करना होगा बेटा, ठीक है। ये सब रटने वाली चीज़ें, ये सब हम लोगों ने भी रटी थी, आप लोग को भी रटनी होगी। फिर है हमारा ये वाला जो हम लोग का टॉपिक है, एग्जाम्पल ऑफ स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है ना। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो हम लोग को प्रॉब्लम ही होगी। तो चलो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।